नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि बीजेपी के संसदीय कोर्ट ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसमें बताया गया है कि नितिन नबीन की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नितिन नबीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री और बीजेपी छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित पौंडी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना पर इस्राएल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे यहूदियों पर आतंकवादियों का हमला बताया। यह घटना ऐसे समय हुई जब पौंडी बीच पर यहूदी पर्व हनुका के पहले दिन के अवसर पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था। राष्ट्रपति हर्जोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सिडनी में हनुका की पहली मोमबत्ती जलाने पहुंचे यहूदी समुदाय के लोगों पर हमला किया गया, जिसे उन्होंने आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने इस दुखद समय में सिडनी और पूरे ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के प्रति संवेदना और एकजुटता जताई। हालांकि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि इस घटना का हनुका प्रोग्राम से कोई सीधा संबंध था या नहीं। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित पौंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। यह हमला यहूदी त्योहार हनुका के पहले दिन आयोजित समारोह के दौरान हुआ। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत इस जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित मशहूर पौंडी बीच पर हुई भीषण गोलीबारी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक यह गोलीबारी एक सार्वजनिक स्थान पर 2 संदिग्धों द्वारा की गई, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति के हमलावरों में से एक होने की आशंका है, जबकि दूसरा संदिग्ध गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस घटना में कुल 11 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। घटना के बाद पौंडी बीच और आसपास के इलाकों को घेर लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमले के पीछे का मकसद क्या था। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत हिंदू धर्म और दुनिया की मूल विचारधारा सत्य पर आधारित है, जैसा कि सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम में कहा गया है। लेकिन मोहन भागवत यह कहते हैं कि सत्य नहीं, शक्ति जरूरी है। उन्होंने अंडमान निकोबार में भागवत के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि यही आरएसएस की सोच है, जबकि कांग्रेस सत्य के साथ खड़ी है। यह रैली मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान कथित वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने देश भर से करीब 5.5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों तथा एसआईआर को संस्थागत वोट चोरी करार दिया। सरकार और भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास 100% सबूत हैं, जबकि चुनाव आयोग और बीजेपी इसे राजनीतिक ड्रामा मानते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वे गद्दार हैं और वोटिंग के अधिकार और संविधान को बचाने के लिए उन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। खड़गे ने कहा कि सभी भारतीयों का यह फर्ज है कि वे एकजुट होकर कांग्रेस की सोच को मजबूत करें, क्योंकि सिर्फ यही पार्टी देश को बचा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस की सोच देश को खत्म कर देगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी वाले गद्दार और ड्रामेबाज हैं, उन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ मेगा रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा
कि चुनाव प्रक्रिया का हर कदम शक पैदा करता है और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश कैसे रची। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम लिया और कहा कि बीजेपी उन्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि एक दिन उन्हें लोगों के वोट छीनने की साजिश के लिए जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैं बीजेपी को बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने का चैलेंज देती हूं। उन्हें पता है कि वे कभी नहीं जीतेंगे। यह आरोप लगाते हुए कि चुनाव ठीक से नहीं हो रहे, प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हम देखते हैं कि हर संस्था को कुचला जा रहा है तो सभी भारतीयों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन चुनाव प्रक्रिया के दौरान दिए जा रहे 10,000 रुपए पर आंखें मूंद रहा है। क्या यह चुनाव वोट चोरी नहीं है? देश की सभी संस्थाओं को सरकार के आगे झुकाया जा रहा है। एसीए सचिव सनातन दास के अनुसार निलंबित खिलाड़ियों अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठाकुरी पर आरोप है कि उन्होंने 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान असम टीम के कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और भड़काने की कोशिश की। आरोप सामने आने के बाद बीसीसीआई की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ने मामले की जांच शुरू की, जबकि एसीए ने आपराधिक कार्रवाई भी की है। एसोसिएशन ने कहा कि प्रथम दृष्टया खिलाड़ी गलत गतिविधियों में शामिल प्रतीत होते हैं, जिससे खेल की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। निलंबन के दौरान ये खिलाड़ी किसी भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट, मैच या क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों जैसे कोच, एम्पायर या मैच रेफरी में भाग नहीं ले सकेंगे। यह निलंबन जांच पूरी होने और एसीए के अगले फैसले तक प्रभावी रहेगा। असम के तेजपुर में भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क रखने और संवेदनशील रक्षा दस्तावेज साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कुलेंद्र शर्मा के रूप में की है। शोणितपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण पुरकायस्थ ने बताया कि खुफिया इनपुट मिलने के बाद शर्मा को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। वह वर्ष 2002 में भारतीय वायुसेना से अधिकारी पद से रिटायर हुए थे और पिछले करीब 2 हफ्तों से पुलिस की निगरानी में थे। जांच के दौरान उनके पास से और सोशल मीडिया अकाउंट से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उन्हें 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद शर्मा तेजपुर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत थे। शुरुआती जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी साझा किए जाने के संकेत मिले हैं। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची में बड़े बदलाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 58.2 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, जो कुल 7.66 करोड़ मतदाताओं का लगभग 7.6% है और इनके नाम हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा 31.39 लाख से अधिक मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। राज्य में 13.74 लाख वोटर गैर मौजूद, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट यानी एएसटी श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। सबसे अधिक अनकलेक्टेबल मामले कोलकाता उत्तर 25.92% और कोलकाता दक्षिण 23.82% में है, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर में यह सबसे कम 3.31% है। सीमावर्ती जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना में एएसटी मामलों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज हुई है। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी और 1 महीने में सुनवाई पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को 2026 चुनाव से पहले साजिश बताते हुए आरोप लगाया है कि इससे लाखों पात्र मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यकों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और आवश्यक बताया है। दिल्ली और पूरे एनसीआर में रविवार को वायु प्रदूषण और गंभीर हो गया, जब जहरीले स्मॉग और घने कोहरे की मोटी परत ने शहर को ढक लिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई बढ़कर 461 पहुंच गया, जो एक दिन पहले 431 था। शहर के सभी 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। रोहिणी 499, बवाना 498, विवेक विहार 495, आनंद विहार 491 और आईटीओ 485 जैसे इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर के करीब रहा। एनसीआर के अन्य शहरों में भी हालात खराब रहे।
नोएडा में AQI 470, गाजियाबाद में 460, जबकि गुरुग्राम बहुत खराब श्रेणी में रहा। घने स्मॉग और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे IGI एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू करने पड़े। हालात को देखते हुए CAQM ने पूरे NCR में क्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी और स्कूलों में हाइब्रिड क्लासेस जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। IMD ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की चेतावनी दी है, जिससे प्रदूषण बने रहने की आशंका जताई जा रही है। भारत ने बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने के मैक्सिको के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और संकेत दिया है कि अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए वह उचित कदम उठा सकता है। मैक्सिको की कांग्रेस ने भारत, चीन, ब्राजील सहित कई देशों से आयात पर शुल्क बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे सीनेट की स्वीकृति के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत ऑटो पार्ट्स, हल्के वाहन, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, खिलौने, फुटवेयर, फर्नीचर, एल्यूमीनियम और ग्लास सहित 1 दर्जन से अधिक सेक्टर की 1463 टैरिफ कैटेगरी में बदलाव होगा, जहां ड्यूटी 5% से बढ़कर 50% तक जा सकती है और अधिकांश उत्पादों पर लगभग 35% शुल्क लगने की संभावना है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए कहा कि यह कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंगेजमेंट और मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मैक्सिको के वाइस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी से उच्च स्तरीय वार्ता की। भारत और मैक्सिको के बीच 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 10.58 अरब डॉलर का रहा था। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वार्ता के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने निर्यातकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.